कहानी को मुकम्मल जरूर सुनिएगा। जब आमिर 14 बरस का था तो एक हादसे में उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया और उसका कोई भाई बहन नहीं था, इसलिए वो अकेला रह गया। इस वक्त वो 8वीं जमात का तालिबे इल्म था, मगर वो अपनी उम्र से काफी ज्यादा अक्लमंद था। अपने वालिदैन के अचानक मौत से वो बहुत सख्ते में आ गया। उसके वालिद की जायदाद काफी थी, उसका कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं था, इसलिए इसको जिंदगी गुजारने में कोई मसला दरपेश नहीं था और इसके वालिद के बहुत से वफादार मुलाजिम मौजूद थे जो आमिर का ख्याल रखते। जब आहिस्ता आहिस्ता वो अपने वालिदैन के दुख से बाहर आया तो उसने अपनी तालीम का सिलसिला जारी किया। वो घर में मुलाजमों के साथ अकेला रहता था, मुलाजमों से ज्यादा बात नहीं करता था। इसी तरह वो अपनी जिंदगी गुजारता रहा। स्कूल के बाद कॉलेज में दाखिला ले लिया और अब वो जवान भी हो चुका था। एक दिन उसके मुंशी रहमत अली ने उसको बताया कि आमिर साहब, आपकी जमीनों पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है और वो छोड़ने पर नहीं आ रहे, तो आप हमें बताएं कि हम क्या करें। इस वक्त आमिर की उम्र 20 बरस थी और वो कॉलेज में पढ़ता था। इस बात ने आमिर को बहुत परेशान किया। वो सोचने लगा कि अब क्या किया जा सकता है। इसका कोई जानने वाला भी नहीं था जो उसकी मदद कर सके। वो किसी से ज्यादा बात करने का आदी नहीं था, इसलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं था जिससे वो मदद मांग सके। तो उसने मुंशी रहमत अली से कहा, वो कौन लोग हैं? तो रहमत अली ने कहा, साहब, आपकी जमीन के साथ ही उनकी जमीन है और वो बहुत ही बाअसर लोग हैं। तो आमिर ने कहा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो मुंशी रहमत अली ने कहा, नहीं, आपका मिलना अच्छा नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं, आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो आमिर ने कहा, जो होगा मैं देख लूंगा, तुम उनसे कहो कि आमिर साहब मिलना चाहते हैं। रहमत अली ने भी आमिर के हुक्म की तामील की और जाकर उस जमींदार जिसका नाम सेठ आरिफ था कहा कि हमारे मालिक आमिर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो सेठ आरिफ मिलने पर राजी हो गया और मुंशी रहमत अली से कहा, शाम को अपने साहब को मेरे पास ले आना। तो मुंशी रहमत अली ने आकर आमिर को बताया कि हमने शाम को सेठ आरिफ से मिलने जाना है, अगर आप कहें तो मैं कुछ बंदों का इंतजाम कर लूं। सेठ आरिफ बहुत खतरनाक शख्स है। तो इस पर आमिर हंस पड़ा और बोला, रहमत अली, तुम क्यों फिक्र करते हो? और शाम होते ही आमिर और मुंशी सेठ आरिफ के पास चले गए। तो सेठ आरिफ बहुत खुशी से उनका इस्तकबाल किया। उसका ये रवैया देखकर आमिर को यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही शख्स है जिसने हमारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। आमिर ने बात शुरू की और बोला, सेठ साहब, आप जानते ही हैं कि हम आपसे किस लिए मिलने आए हैं। तो सेठ आरिफ, जो कि पहले ही आमिर से बहुत मुतासिर हो चुका था, बोला, हाँ बताओ बेटा, तुम क्या चाहते हो? तो आमिर ने कहा, सेठ साहब, हमारी जमीन हमें वापस कर दें। तो इस पर सेठ आरिफ ने कहा, नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, अगर तुम चाहो तो मैं तुमको उसकी कीमत दे सकता हूँ। तो आमिर ने मुंशी की तरफ देखा और कहा कि चलें, आप मुझे इनकी कीमत ही दे दें। तो सेठ आरिफ ने कहा, अक्लमंद मालूम होते हो। आमिर ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, बस हंस दिया। अगले ही दिन आमिर ने अपनी सारी जमीन सेठ आरिफ के नाम कर दी और जमीन की कीमत ले ली। क्योंकि सेठ आरिफ आमिर से पहले ही काफी मुतासिर हो चुका था, इसलिए उसको जमीन की अच्छी खासी कीमत दे दी। आमिर ने अपनी रकम ली और अपना घर भी बेचकर वहां से लाहौर जाकर एक फ्लैट खरीदा और बाकी सारी रकम बैंक में जमा करा दी। इस फ्लैट में अकेला ही रहने लगा। फ्लैट बहुत ही खूबसूरत था, इसलिए इसको वहां रहकर बहुत अच्छा महसूस होता था। बचपन से अकेला रहने की वजह से तन्हाई पसंद हो चुका था। इसी तरह उसकी जिंदगी गुजरती रही और किसी चीज की कमी नहीं थी और उसने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। और तालीम मुकम्मल करने के बाद इसको एक दफ्तर में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और उसने वो नौकरी शुरू कर दी। वो अकेला ही रहता था मगर वो खुश था। अब उसकी उम्र 30 बरस हो चुकी थी। उसने कभी भी शादी का नहीं सोचा था। उसके दफ्तर में उसके काफी जानने वाले भी बन गए थे और अक्सर आमिर को शादी का भी कहा करते थे, मगर आमिर उनकी बात पर गौर नहीं करता। कुछ तो आमिर को कहते थे शायद उन्हें मोहब्बत में धोखा खाया है। तो इस पर आमिर उनको जवाब देता कि मैं तो मोहब्बत नाम के लफ्ज से आशना ही नहीं हूँ। उसके दफ्तर में लड़कियां भी काम करती थी, मगर आमिर क्योंकि शरीफ था इसलिए उसने कभी कोई फजूल बात नहीं की थी। इनमें से एक लड़की जिसका नाम आमना था, वो आमिर को पसंद करने लगी थी, मगर
आमिर को इस बात का इल्म ना था। शायद दफ्तर में सबको ही इस बात का पता था कि आमना आमिर को पसंद करती है, मगर एक आमिर ही ऐसा था जिसको इस बात का इल्म ना था। आमिर बहुत ही तन्हाई पसंद और अपने अंदर गुम रहने वाला शख्स था। इसको किसी दूसरे की बात से कोई मतलब नहीं था, मगर एक दिन हिम्मत करके आमना ने आमिर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। तो इस पर आमिर को इनकार करने की कोई वजह मालूम नहीं होती थी, क्योंकि आमना खूबसूरत भी थी और पढ़ी लिखी भी थी और भी कोई कमी नहीं थी। मगर फिर भी आमिर ने एक दिन का वक्त मांगा और अपने घर जाकर बहुत सोचा। उसके जहन में ये ख्याल भी आता कि वो अपने साथ किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो वो तन्हाई पसंद हो चुका था। फिर उसके जहन में ये ख्याल भी आता कि वो शादी कर लेता है तो उससे हरगिज बर्दाश्त ना होगा कि उसकी बीवी किसी दूसरे मर्द से बात करे। उसने ये भी सोचा कि वो छोटी छोटी बातों का गलत फहमी पाल लेता है, वो कैसे जिंदगी गुजार सकता है। और आमना हर मर्द से खुश होकर बात करने वाली लड़की है और उससे ये बर्दाश्त नहीं होगा, मगर फिर भी उसने इनकार ना किया और एक हफ्ते बाद उनकी शादी हो गई। आमिर और आमना दोनों ही बहुत खुश थे और कुछ ही अरसे बाद आमिर को उलझन होने लगी, क्योंकि वो तन्हाई पसंद हो चुका था। कभी कभी उसके जहन में आता था कि तन्हाई पसंद होना भी एक बीमारी है। वक्त गुजरता रहा मगर आमिर की ये उलझन बढ़ती गई। जब कभी आमना किसी दूसरे मर्द से खुश होकर बात करती तो आमिर अंदर ही अंदर पागल हो जाता, मगर आमना को कुछ न कहता। उसके इस पागलपन की हद बढ़ती रही। एक दिन आमना को अपनी किसी दोस्त की शादी पर जाना था तो उसने आमिर को साथ चलने को कहा, मगर आमिर के जहन में आया कि वहाँ पर आमना अपने दोस्तों से खुश होकर बात करेंगी जो उसे बर्दाश्त ना होगा, इसलिए उसने साथ जाने से इनकार कर दिया और आमना को भेज दिया। जब वो चली गई तो आमिर के जहन में फिर आने लगा कि आमना वहाँ क्या कर रही होगी, किसी से खुश होकर बात कर रही होगी, और उसके दिमाग में अजीब ख्यालात आने लगे। और कुछ ही देर बाद आमना घर वापस आ गई। उसने फ्लैट का दरवाजा और चाबी के साथ खोला जो वो साथ लेकर गई थी। जब वो घर में दाखिल हुई तो उसने सारे फर्श पर लाल रंग देखा जो कि आमिर का खून था और आगे ही आमिर की लाश पड़ी थी। ये देखकर आमना ने चीख मार दी। आमिर इतना तन्हाई पसंद हो चुका था कि उसे मौत ही आसान हल लगा।